Hello everyone, in today's lecture we are going to discuss one of the most important topic of current electricity. This is very important, most important topic of this chapter. So we'll understand what is Ohm's law. Basically in this law here is the relationship between V, I and R जो कि आपको यहाँ पर Ohm's law देगा and also will cover important numerical based on Ohm's law. So let's begin. So now firstly consider a conductor through which current I flows and has potential difference V. बेसिकली कंडक्टर आपको पता है क्या होता है, जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, दैट मीन्स कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी. सपोज करेंगे ये कंडक्टर है और इसमें से आई करंट फ्लो कर रहा है एंड इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है सेट किस पर, वो सेट है आपका पोटेंशियल V पर. देन द करंट अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस provided the temperature and other physical conditions remain unchanged. बेसिकली ये क्या बताता है आपको कि जो V है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के. Ohm's law states that V is directly proportional to I of any conductor given that आपका टेम्परेचर वेरी ना करे. अगर टेम्परेचर वेरी करेगा तो ये जो इक्वालिटी है ये आपकी इनकरेक्ट हो जाएगी. एंड ऑल्सो यहाँ पर जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है वो कौन सा आएगा, R आएगा. R इज़ नोन एज रेसिस्टेंस. ओके, इतना तो आप सभी को पता होगा. एंड रीअरेंज करके विल गेट एन एक्सप्रेशन फॉर रेसिस्टेंस ऑल्सो विच इज R इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय I. Right now R is proportionality constant and called resistance of a conductor. अब यहाँ तक तो ठीक है, ये ओम्स लॉ बेसिकली यही होता है. इसको रीअरेंज करके हमने R भी निकाल दिया. बेसिकली ये होता है लॉ. सो इसमें R की अब बात करने लगे हैं हम. R क्या होता है, R इज़ द रेसिस्टेंस. और ये जो रेसिस्टेंस है ये इंडिपेंडेंट होती है V के एंड ऑल्सो I के. अब यहाँ से तो आपको लग रहा होगा कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V के है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल I के है, बट ऐसा नहीं होता. जो R होता है वो इंडिपेंडेंट रहता है, V पर वो डिपेंड नहीं करता, ना ही वो I पर डिपेंड करता है. हमेशा ही अगर आपका कंडक्टर सेम है तो हर एक के लिए अगर टेम्परेचर भी आपका कांस्टेंट है और अदर फिजिकल पैरामीटर्स भी आपने अनचेंज्ड रखे हैं तो आपको हमेशा ही V चेंज करने पर I भी चेंज होगा इन सच अ वे कि ओवरऑल जो रेशो होगा V/I वो हमेशा आपका कांस्टेंट रहेगा. दैट मीन्स यहाँ पर V और I पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती. ये आपको जान लेना है. रेसिस्टेंस, वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द कंडक्टर, कि नेचर कैसा है कंडक्टर का, कि मेटल है या सेमीकंडक्टर है, किस तरह का आपका कंडक्टर है. ये इट्स लेंथ पर डिपेंड करता है. देखो रेसिस्टेंस किस पर डिपेंड करती है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर एंड ऑल्सो ऑन द टेम्परेचर पर ये डिपेंड करती है. राइट. अब बात करते हैं जो रेसिस्टेंस है उसको डिटेल में देख लेते हैं कि रेसिस्टेंस कहाँ कहाँ डिफर आएगी आपकी. सो बेसिकली रेसिस्टेंस क्या होता है, इट्स अ मेजर ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ चार्ज. ऑब्स्ट्रक्शन कितना आ रहा है टू द फ्लो ऑफ चार्ज, कितना, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो कर रहे हैं तो उसके फ्लो में कितना हिंड्रेंस आ रही है, ऑब्स्टेकल्स कितने आ रहे हैं, वही ऑब्स्टेकल या फिर हिंड्रेंस जो होती है वो रेसिस्टेंस होता है. ओके, सो यूनिट्स क्या होते हैं रेसिस्टेंस के, बिकॉज आपके पास पोटेंशियल डिवाइडेड बाय I होता है रेसिस्टेंस, तो पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट आ गया एंड I की यूनिट एम्पियर आ गया. दैट मीन्स वोल्ट पर यूनिट पर आपका क्या आ गया, एम्पियर आ गया, V पर एम्पियर. और ऑल्सो जो आपका मोर फेमस यूनिट्स है वो ओम है. इसे इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, इस तरह से भी. राइट. अब हम देखेंगे कि यहाँ पर डबल करें लेंथ स्लैब की या फिर डिवाइड करें स्लैब को इनटू 2 पार्ट्स, उससे रेसिस्टेंस कैसे चेंज होगी. एंड बिफोर दैट हम यहाँ पर ये वाली चीज़ भी प्रूव करेंगे कि रेसिस्टेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एज वेल एज द करंट. तो यहाँ पर देख लेते हैं. इसके लिए सपोज करिए हमने यहाँ पर ये कंडक्टर ले रखा है. इनिशियल जो इसकी V है, सपोज V कितना था, पोटेंशियल था इसका 10 वोल्ट. राइट. और यहाँ पर करंट कितना था, उस केस में 1 एम्पियर था. तो नेक्स्ट में क्या हुआ, इफ़ अगर हम इसकी वोल्टेज को चेंज करेंगे 20 वोल्ट, 10 वोल्ट से 20 वोल्ट में चेंज हुई, तो हम देखते हैं कि करंट भी कितना चेंज हो जाएगा. करंट आपका 2 एम्पेयर हो गया. तो इस केस में फर्स्ट केस में रेसिस्टेंस कितनी आएगी, रेसिस्टेंस इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय I. वो कितना आ जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय 1. दैट मीन्स 10 आपके पास यहाँ पर ओम आ गया. राइट. यहाँ 10 ओम आ गया. एंड ऑल्सो इन दिस केस रेसिस्टेंस कितनी आ जाएगी, वोल्टेज 20 है डिवाइडेड बाय 2. इस केस में भी आपके पास 20 ओम आ रहा है.
दैट मीन्स इट स्टेट्स दैट कि आपका अगर वोल्टेज चेंज करोगे या फिर करंट चेंज करते हो तब भी आपकी रेसिस्टेंस सेम होती है, गिवन दैट आपका जो कंडक्टर है वो सेम मटेरियल का है और आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है. सो हेंस प्रूव दैट इट डज नॉट डिपेंड अपॉन वोल्टेज एंड योर करंट, राइट. सो यहाँ पर ये हो गया हमारा, ये मैं रब कर देती हूँ यहाँ से. चलिए अब ये बात कर लेते हैं यहाँ की कि अबाउट द रेसिस्टेंस, कि अगर हम डबल करेंगे लेंथ ऑफ द स्लैब, मींस लेंथ ऑफ द कंडक्टर को अगर हम डबल करेंगे तो न्यू जो रेसिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी, एंड अगर हम स्लैब को हाफ करेंगे तो न्यू रेसिस्टेंस कितनी आएगी, राइट. तो यहाँ पर हम ये वाली चीज़ें करते हैं. तो चलिए फर्स्ट पार्ट में आपका डिस्कशन कर लेते हैं कि जब हम डबल कर रहे हैं, ओके, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर कर रहे हैं डबलिंग द लेंथ of slab is nothing but a conductor. तो बेसिकली फर्स्टली क्या था, फर्स्टली वी हैव दिस काइंड ऑफ स्लैब, जो हमारा कंडक्टर इनिशियली इतना था. इसकी लेंथ कितनी थी, इसकी लेंथ L थी, एंड साथ ही साथ आपको पता है कंडक्टर है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स, जो चार्ज कैरियर्स है, जो करंट कैरियर्स है वो इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर ये मूव करेंगे सिंस कंडक्टर है हमारा, एंड इसमें लेंथ L थी एंड पोटेंशियल आपका V था और I करंट इससे फ्लो कर रहा था. ये इनिशियल था. जब आपने डबल करा स्लैब को, डबल के बाद क्या हुआ, एग्जैक्टली डबल करेंगे तो यहाँ से हमने क्या किया, बिल्कुल सेम इसका पीस, दूसरा पीस बिल्कुल सेम लेंथ का यहाँ पर हमने इसे जोड़ दिया, राइट. अब इससे क्या हुआ, ये वाली लेंथ भी L है, ये वाली लेंथ भी L है, तो टोटल लेंथ कितनी होगी, टोटल लेंथ आपकी 2L होगी. अब इसमें भी इलेक्ट्रॉन वैसे ही फ्लो कर रहे हैं क्योंकि गुड कंडक्टर है ये, राइट. कंडक्टर तो वही है. तो यहाँ पर जो आपका अब हमें देखना है कि जब लेंथ आपकी L से 2L हो गई ऑन डबलिंग द लेंथ, तो रेसिस्टेंस क्या होगी, उसके लिए हमें पहले पोटेंशियल एंड जो आपका I है उसको देखना है कि उसकी वैल्यूज़ कितनी हो जाएगी. इनिशियली जब आपका पोटेंशियल V था एंड यहाँ पर करंट I था, अगर इस स्लैब की जब ये लेंथ है तो करंट अगर आपका I है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, जब आपने डबल कर दी लेंथ, दूसरी स्लैब यहाँ पर आपने ऐड कर दी, तो उसकी वजह से भी यहाँ पर क्या आ जाएगा, लेंथ आपकी यहाँ पर डबल हो रही है, बट इलेक्ट्रॉन्स तो वैसे ही चल रहे हैं, राइट. इलेक्ट्रॉन तो वैसे ही फ्लो करेंगे जैसे ऊपर फ्लो करे थे, राइट. तो यहाँ पर इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा ऑन दी वैल्यू ऑफ करंट. तो I विल बी सेम, I आपका सेम रहेगा, बट पोटेंशियल पर क्या होगा, पोटेंशियल विल बी डिफरेंट. ऐसा क्यों है, पोटेंशियल जो पोटेंशियल होता है वो डिपेंड करता है ऑन द पोटेंशियल, ऑन दी साइड्स, मतलब आपकी जो वैल्यूज़ होती है एंड होते हैं उन पर डिपेंड करता है. सो यहाँ पर जो है पोटेंशियल डिफरेंस है इस वाले एंड और इस वाले एंड के बीच में V. तो ऐसी जो है, ऐसी हमने दो स्लैब यहाँ पर जोड़ रखी है, दिस एंड दिस. तो इस केस में पोटेंशियल इंडिविजुअल हो गई. यहाँ से यहाँ जो स्लैब था उसका पोटेंशियल था इंडिविजुअल V. तो यहाँ पर भी यहाँ से लेके यहाँ वाली स्लैब का पोटेंशियल V होगा, फिर अगेन यहाँ से यहाँ वाली स्लैब का पोटेंशियल V होगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपके साइड्स है वो डिफरेंट आ रही है. यहाँ पर दूसरा आपका कॉर्नर जुड़ चुका है, तो यहाँ पर V और यहाँ पर भी आपका V हो जाएगा, राइट. तो ये दोनों पोटेंशियल आपके पास आएंगे. दैट मीन्स वी कैन से दैट कि टोटल आपका जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, दैट वुड बी योर 2V, वो आपका 2V हो जाएगा, राइट. तो फाइनली क्या देखा है, जब आप डबल करोगे तो I विल बी सेम बट पोटेंशियल will be twice, ओके. पोटेंशियल आपका ट्वाइस हो गया. सो इनिशियली क्या था, इनिशियली रेसिस्टेंस थी वोल्टेज डिवाइडेड बाय R. आफ्टर डबलिंग आपका न्यू जो रेसिस्टेंस है R डैश वो कितना हो गया, पोटेंशियल की वैल्यू अब 2V है, तो 2V डिवाइडेड बाय कितना है I, राइट. और यहाँ पर V डिवाइडेड बाय I आपका कितना है, वो आपका R है, तो R डैश इज इक्वल टू 2 ऑफ R आपका यहाँ पर बन जाएगा. दैट मीन्स आफ्टर डबलिंग द लेंथ ऑफ द स्लैब, जो आपकी न्यू रेसिस्टेंस है वो क्या होगी, वो डबल हो जाएगी. तो रेसिस्टेंस विल बी डबल, ओके. तो यहाँ से आपने क्या देखा कि अगर आप लेंथ को इंक्रीज़ कर रहे हो, मीन्स अगर आप लेंथ को इंक्रीज़ कर रहे हो तो रेसिस्टेंस भी इंक्रीज़ हो रही है. यहाँ से ये आपका रिजल्ट आया कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. जितनी लेंथ को इंक्रीज़ करोगे रेसिस्टेंस भी इंक्रीज़ होगी, और प्रूफ हमने यहाँ पर करके देख लिया है कि अगर डबल कर दोगे लेंथ को तो रेसिस्टेंस भी डबल हो जाएगी और करंट आपका यहाँ पर सेम रहेगा, ओके. सो यहाँ फर्स्ट एक्सप्रेशन आ चुका है. सेकेंड आपका क्या है कि अगर आप स्लैब को डिवाइड करते हो 2 हाफ्स में, ओके. आप क्या कर रहे हो, डिवाइडिंग स्लैब क्या है आपका, कंडक्टर, इनटू 2 पार्ट्स,
इंटू 2 पार्ट्स, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करा। फर्स्टली क्या था, इनिशियली वी हैव अ स्लैब, ये हमारी स्लैब है इनिशियल, जिसका करंट I है और जिसका पोटेंशियल V है। और पोटेंशियल V दैट मीन्स ये वाले जो आपके एंड्स है, दिस एंड एंड दिस एंड, इन दोनों एंड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, देखो इस एंड और इस एंड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, वो आपका V है, राइट। अब हमने क्या किया, इस स्लैब को डिवाइड करा इंटू 2 हाफ, इसे कट करा और उसके यहाँ से कट करा और उसके 2 स्लैब्स बना दिए। अब मुझे बताओ कि जब स्लैब को आपने यहाँ पर डिवाइड करा तो ये आपका क्या क्या चेंज आएगा आपका यहाँ पर। सो बेसिकली इसमें क्या होगा, जब आप एरिया, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ एरिया, तो सपोज फर्स्टली एरिया कितना था, सपोज फर्स्टली एरिया इसका था A, जब कोई भी हाफ इसमें नहीं करा है, इसका एरिया कितना था A। जब आपने इसे डिवाइड करा इंटू 2 हाफ्स तो क्या हुआ, नेचुरली जब 2 हाफ में डिवाइड कर रहे हो तो इसका एरिया भी 2 होगा, डिवाइडेड बाय 2 इसका भी हाफ हो गया, राइट। यहाँ पर इस केस में जो आपका पोटेंशियल है वो कितना रहेगा, ये जो दोनों अलग अलग अब स्लैब्स बन गई, इनके केस में पोटेंशियल कितना होगा, तो दोनों जो स्लैब का जो साइड है, जो साइड्स है वो क्या है, वो ये वही है जो आपकी ओरिजिनल स्लैब की साइड थी, राइट। तो इन दोनों साइड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो था V। तो अब ये छोटी जो स्लैब्स बन गई है वो भी तो यहीं पर आ रही है, तो वहाँ पर भी तो पोटेंशियल V होगा। तो हम कह सकते हैं कि इस केस में भी पोटेंशियल V है, ओके। ऊपर वाले के केस में भी पोटेंशियल V रहेगा, नीचे वाले के केस में भी पोटेंशियल V रहेगा। अब क्या होगा, इसमें भी चार्ज कैरियर्स हो गए, करंट कैरियर्स हो गए, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। नाउ व्हाट विल बी योर I क्या हो जाएगा इसमें, देखो इनिशियली क्या था, इनिशियली आपका करंट I था, इनिशियली करंट टोटल आपका I था, जब कोई स्प्लिट नहीं हुआ है, इस पूरे स्लैब का I था। अब आपने क्या कर दिया, स्लैब को डिवाइड कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है उसकी मूवमेंट में भी आपको परेशानी आएगी, इलेक्ट्रॉन को मूव करना ज़्यादा इजी नहीं होगा। तो दैट मीन्स ईच स्लैब का जो करंट है वो भी कितना हो जाएगा, I/2 हो जाएगा, वो हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पर हम स्लैब का I/2 लिख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर इनिशियल देख लेते हैं, इनिशियल R कितना है, V/I है। एंड नाउ न्यू रेसिस्टेंस कितनी है, R' इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय I आपका कितना है, न्यू जो है, देखो न्यू के केस में क्या हो रहा है, पोटेंशियल इज सेम, जो आपका न्यू स्लैब, ये वाली स्लैब बनी न्यू, तो उसमें क्या हुआ, पोटेंशियल सेम हुआ, बट आपका करंट I/2 से हाफ हो गया। तो यहाँ पर I की जगह आप I/2 लिख लो, तो ये कितना हो जाएगा आपका, R' इज इक्वल टू, ये रेसिप्रोकल में 2 ऊपर 2V डिवाइडेड बाय I आपके पास हो गया। V/I एक्चुअल में क्या है, आपका R है, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर रेसिस्टेंस R' इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ R हो गया, राइट। सो दैट मीन्स हमने यहाँ से क्या रिलेशन निकाला, दैट मीन्स आर रेसिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पहले इतना था, उसे अगर हमने रिड्यूस करके हाफ कर दिया, तो रेसिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। वैसे भी हमने रिड्यूस कैसे करा था, उसे हाफ में रिड्यूस कर दिया था, हाफ में डिवाइड कर दिया था, तो उसी तरह से रेसिस्टेंस जो न्यू आएगी वो भी ट्वाइस द इनिशियल रेसिस्टेंस आएगी। दैट मीन्स वी हैव टू वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स, जो क्या है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। सो लाइकवाइज इसी तरह से हमने यहाँ पर डबलिंग द लेंथ करके R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L वाला रिलेशनशिप करा, और यहाँ पर स्लैब को डिवाइड करा 2 पार्ट्स में, और R आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया आ गया। दैट मीन्स यहाँ से हमें पता चला है कि जो रेसिस्टेंस होती है किसी कंडक्टर की, वो V पोटेंशियल और I पर नहीं डिपेंड करती है, इनफैक्ट उस कंडक्टर के लेंथ पर डिपेंड करती है एंड उस कंडक्टर के एरिया पर डिपेंड करती है। ओके, ये 2 चीज़ें हमारे पास यहाँ पर आई हैं। तो चलो इसी को देखते हुए हम यहाँ पर अपना ये रिलेशनशिप, फिर से रेसिस्टिविटी वाला रिलेशनशिप यहाँ पर डिराइव करेंगे। सो नाउ व्हाट वी हैव इन द नॉलेज कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A। सो दोनों को क्लब करेंगे, आपके पास क्या आ गया, R इज इक्वल टू, R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, दोनों को आपने साथ में ले लिया। एंड टेकिंग आउट दिस प्रोपोर्शनैलिटी, तो यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन कितना हो जाएगा, वो आता है आपका रो। ओके, इस केस में रो आता है, और रो क्या है, रो इज द रेसिस्टिविटी। ओके, दिस इज द रेसिस्टिविटी। एंड रेसिस्टिविटी की खास चीज़ क्या है
कि ये ना तो लेंथ पे डिपेंड करती है ना ही ये एरिया पर डिपेंड करती है। याद रखना, ये लेंथ एंड एरिया पर नहीं डिपेंड करती है। ऑन द अदर हैंड जो आपका रेसिस्टेंस है वो डिपेंड करता है लेंथ एरिया पर रेसिस्टिविटी ओनली किस पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, और ऑल्सो मटीरियल पर, कि किस तरह का मटेरियल आपने ले रखा है। तो मटेरियल चेंज करने से आपकी रेसिस्टिविटी चेंज हो जाएगी। बट लेंथ एंड एरिया ऑफ कंडक्टर, अगर मान लीजिए आपने यही कंडक्टर लिया है, चाहे आप उसका लेंथ जो भी करो, चाहे एरिया जितना भी लो, पर रेसिस्टिविटी वुड बी सेम। ओके, जब तक कि आपने टेम्परेचर चेंज नहीं करा या फिर ऑल टुगेदर आपने मटेरियल ही डिफरेंट नहीं ले लिया, तब तक वो चेंज नहीं होती। राइट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको नोट कर लो कि रेसिस्टिविटी ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड मटेरियल, नॉट ऑन द लेंथ एंड द एरिया। राइट, सो इस केस में हम यहाँ पर इसके यूनिट्स निकाल देंगे। यूनिट्स अब क्या आएगा यहाँ से? दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट फार्मूला जिसमें कि आपका रेसिस्टेंस है एंड रेसिस्टिविटी है। वैसे तो आप बहुत ज़्यादा टाइम इस फार्मूला को देखते आ रहे होंगे, बट यूनिट्स आपके क्या है? रेसिस्टिविटी के। यहाँ से रेसिस्टिविटी को एक जगह रख के फार्मूला निकालो। रेसिस्टिविटी इज़ इक्वल टू रेसिस्टेंस मल्टीप्लिकेशन एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। तो रेसिस्टिविटी इज़ इक्वल टू रेसिस्टेंस के यूनिट्स होते हैं ओम, और यहाँ पर एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर। लेंथ होगी आपकी मीटर, मीटर से मीटर कैंसल आउट हो जाएगा। रो के यूनिट्स क्या है? दैट मीन्स रो के यूनिट्स क्या है? ओम मीटर। ओके, सो नाउ वी हैव कितना? ओम एंड मीटर आपके यहाँ पर यूनिट्स है इसके, ओम मीटर। राइट, सो यहाँ पर ये चीज़ ख़त्म आपकी हो चुकी है। अब हम करते हैं एक और डेरिवेशन जिसको कि हम माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ भी कहते हैं। हम देखो, ओम्स लॉ आपका एक तो वही है VIR में, और दूसरा एक माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है जो हम यहाँ पर अभी कैलकुलेट करेंगे। राइट, सो अभी मैं इसको रब कर देती हूँ। सो यहाँ पर मैं रब कर दिया इसे। अब हम उस फॉर्म को डिराइव करना शुरू करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, फर्स्टली वी हैव द नॉलेज कि आपका जो ओम्स लॉ है वो V = IR है, जो आपका मेन फार्मूला होता है। राइट, सो देयर आफ्टर हमारे पास एक और फार्मूला है रेसिस्टेंस का इन टर्म्स ऑफ रेसिस्टिविटी। वो क्या है? रेसिस्टिविटी लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया। अब क्या करेंगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस इन दिस फर्स्ट इक्वेशन। ओके, इन दिस फर्स्ट इक्वेशन पुटिंग द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस ओवर एयर। तो यहाँ पर पुट करने से वैल्यू कितनी आ जाएगी? वोल्टेज इज इक्वल टू I इज देयर, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका? रो L डिवाइडेड बाय A आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ से रीअरेंज करके V = I डिवाइडेड बाय I के नीचे बिल्कुल आप A को सेपरेटली ले जाओ, I डिवाइडेड बाय A, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? रो, और यहाँ पर आपकी लेंथ आ जाएगी। नाउ दिस I divided by A is what? This I upon A is your J. Okay, ये आपका J है। ये J का मतलब क्या होता है? करंट। J is your current density. Okay, J is current डेंसिटी होती है। ओके, क्योंकि देखो, करंट के नीचे आपने एरिया लगा दिया, दैट मीन्स वो करंट डेंसिटी है J। सो दैट मीन्स इसकी जगह हम J लिख सकते हैं, जो कि क्या है? करंट डेंसिटी है। हमने यहाँ पर J लिख लिया, और रो है आपके पास, यहाँ पर आपका L है। राइट, यहाँ तक फॉर्मूला आ गया था। अब हम क्या चाहते हैं कि इसे इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में हम ले जाएं। तो व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड? V = E एंड डिस्टेंस होता है। राइट, अब इस केस में ये डिस्टेंस क्या है? लेंथ है। तो दैट मीन्स हम यहाँ पर लिख सकते हैं V = EL भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। राइट, V = EL, D की जगह L लिख लिया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ से आप E की वैल्यू क्या निकाल सकते हो? यहाँ से V की जगह आप EL फर्स्टली पुट कर लो। ओके, तो हम यहाँ पर V की वैल्यू को क्या पुट करेंगे? तो फिर से हम यहाँ पर V की वैल्यू को EL पुट कर लेंगे, इज इक्वल टू J, जो करंट आपकी डेंसिटी है, रो आ जाएगा और L आ जाएगा। L से L कैंसल आउट हो जाएगा। नाउ वी हैव E इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू J, जो करंट डेंसिटी है, एंड साथ ही साथ आपका रो है जो आपकी रेसिस्टिविटी है। राइट, सो यहाँ से आपका J कितना आ गया? फाइनली यहाँ पर मैं लिखती हूँ व्हाट इज़ योर J। इसी से J आपका कितना है? रीअरेंज करके इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पर रो आ गया। ओके, एंड यू नो दैट 1/ρ रेसिस्टिविटी क्या होती है? कंडक्टिविटी। इसे सिग्मा क्या कहते हैं? सिग्मा को कंडक्टिविटी कहते हैं। राइट, दिस इज योर कंडक्टिविटी।
ओके तो हमने सारा ये इस फॉर्म में लिया, दैट मीन्स जे जो आपकी करंट डेंसिटी थी दैट इज़ इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दी सिग्मा विच इज़ कंडक्टिविटी। तो ये हमारी दूसरी फॉर्म बन गई। और इसी फॉर्म को क्या कहते हैं हम, जो मैं आपसे बात कर रही थी, ये कौन सी फॉर्म है, दिस इज़ द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। मतलब छोटी फॉर्म ओम्स लॉ की है, कौन सी, जे करंट डेंसिटी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पर सिग्मा आपका क्या आ गया, कंडक्टिविटी। ओके सो इस तरह से आपका ये माइक्रोस्कोपिक फॉर्म भी आपकी यहाँ पर डिराइव हो गई है। तो बेसिकली हमने क्या किया, आर की वैल्यू इस फॉर्म में निकाल दी, देर आफ्टर हमने कैलकुलेशंस करके ये वाला माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ कैलकुलेट कर लिया। नाउ वी हैव आवर क्वेश्चन, अ वायर ऑफ रेसिस्टेंस 5 ohm is drawn out so that its length is increased by twice its original length. Calculate the new resistance. So firstly ड्रॉ करते हैं, क्या आपसे पूछा जा रहा है, आपके पास एक वायर है जिसकी रेसिस्टेंस कितनी है, 5 ohm है। तो here is the वायर जिसकी रेसिस्टेंस कितनी है, वी हैव द रेसिस्टेंस 5 ohm है एंड ऑल्सो उसे ड्रॉ करा है, मतलब उसे स्ट्रेच करा है स्ट्रेच आउट सो दैट इट्स लेंथ इज़ इंक्रीज्ड बाय ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ। अब यहाँ से सिर्फ आप जल्दी जल्दी देख के सोचोगे कि उसको ट्वाइस उसकी लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, बट नहीं, कितनी है, बाय इंक्रीज़ कितना करना है, बाय लिखा है, बाय ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ। इसकी ओरिजिनल लेंथ से ट्वाइस आपको यहाँ पर इंक्रीज़ करना है। तो लेंथ अगर इसकी एल है तो बेसिकली जब आप इसकी लेंथ को इंक्रीज़ करते हो, सपोज़ करिए हमने इसकी लेंथ को इंक्रीज़ कर दिया, इस तरह से हमने इसकी लेंथ को इंक्रीज़ कर दिया, तो यहाँ पर न्यू जो रेसिस्टेंस है वो कैलकुलेट करना है और इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, जो आपकी यहाँ पर एल डैश लिख लेते हैं, न्यू लेंथ वो कितनी बताई है उनकी, आपकी जो न्यू लेंथ है वो कितनी है, इज़ इंक्रीज्ड बाय ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ। किससे, ओरिजिनल लेंथ जो है उससे कितना करो, दैट मीन्स पहले ओरिजिनल लेंथ लिखनी होगी एल, उसमें कितना ऐड करो, ट्वाइस, तो दैट मीन्स ट्वाइस 2L आप ऐड करोगे, दैट मीन्स आपकी जो फाइनल लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, 3L हो जाएगी। दैट डजंट मीन कि आपको डबल करा, जस्ट ये बता रहे हैं कि ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ से इंक्रीज़ करना है। तो इंक्रीज़ करना है तो इनिशियली पहले लेंथ लिखनी पड़ेगी, उससे ट्वाइस द ओरिजिनल लेंथ से आपको प्लस करना पड़ेगा, दैट मीन्स न्यू लेंथ आपकी 3L है यहाँ पर, राइट। तो चलो इनिशियल वाली स्टेज लेते हैं और इनिशियली जो आपके पास है उससे हम यहाँ पर रेसिस्टेंस निकालेंगे। नाउ रेसिस्टेंस इज इक्वल टू कितना आएगा, रेसिस्टिविटी की फॉर्म में, रेसिस्टिविटी लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया। नाउ इन द फर्स्ट केस द रेसिस्टिविटी विल बी कितना, रो होगा रेसिस्टिविटी आपकी, एंड फाइनली भी आपकी रेसिस्टिविटी रो ही रहेगी। ऐसा क्यों, बिकॉज एज वी नो दैट रेसिस्टिविटी ओनली डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर एंड टाइप ऑफ मटीरियल। अगर आपने टाइप ऑफ मटीरियल चेंज नहीं किया है, जस्ट आपने क्या किया है, स्ट्रेच करा है, इसकी लेंथ को इंक्रीज़ कर दिया है, सो दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि ये पहले रो था, अभी भी ये रो है, राइट। लेंथ से रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होती, तो रो विल बी सेम इन द नेक्स्ट केस ऑल्सो। तो यहाँ से हमारा क्या है, हमारे पास एक चीज़ गिवन है कि आर की वैल्यू गिवन है, तो जो गिवन है वो वैल्यू पुट कर दो, 5 इज इक्वल टू यहाँ से रो और एल अपॉन ए, यहाँ पर वैल्यू आ गई फर्स्ट इक्वेशन, राइट। सो नाउ हमने क्या किया, लेंथ को हमने इंक्रीज कर दिया, ओके, लेंथ इज इंक्रीज्ड, ओके, इंक्रीज्ड, लेंथ इज़ इंक्रीज्ड। सो हमारे पास यहाँ पर लेंथ कितनी आएगी, एल डैश इज़ इक्वल टू आपकी 3L आ गई, एंड न्यू जो रेसिस्टेंस थी, बिकॉज हमें आर डैश निकालना था, सो आपका यहाँ पर आर डैश कितना हो जाएगा, आर डैश इज़ इक्वल टू रो विल बी सेम, क्योंकि वो चेंज नहीं होगा, यहाँ पर एल डैश हो जाएगा और यहाँ पर ए डैश हो जाएगा। देखो एल डैश की वैल्यू आपके पास गिवन है इतनी, और ए डैश की वैल्यू आपके पास नहीं गिवन है, रो तो आपका सेम होता है, तो ए डैश कितना होगा, देखो यहाँ पर वेरी कॉमन सेंस है, यहाँ पर अभी हमें लगानी है कि जब हमने इसको यहाँ से कितना इंक्रीज करा, 3 टाइम्स, बेसिकली कितना हो रहा है ये, 3 टाइम्स इंक्रीज करी लेंथ बाय स्ट्रेचिंग इट आउट, ओके, इसको स्ट्रेच करके 3L लेंथ इसकी इंक्रीज हुई। तो जैसे आप वायर को स्ट्रेच करते हो तो एरिया भी तो आपका कम होता है, जैसे लेंथ इंक्रीज हो गई वैसे इसका एरिया भी तो कम होगा, उतनी वायर आपकी पतली नज़र आएगी, आपको एरिया कम होगा। तो दैट मीन्स अगर आपने इसे स्ट्रेच करा और लेंथ को इंक्रीज करा बाय 3L,
सो दैट मीन्स आपका जो एरिया बचेगा वो कितना बचेगा, जो इनिशियल एरिया था उसका डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। ओके क्योंकि एरिया और जो लेंथ होता है वो आपके बिल्कुल ऑपोजिटली वेरी करते हैं, बिहेव करते हैं, राइट। तो दैट मीन्स अगर आपने 3 टाइम्स उसको इंक्रीज़ करा तो एरिया कितना हो जाएगा, इनिशियल का डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। सो दैट मीन्स फाइनल आपका एरिया कितना है, ए डैश इज़ इक्वल टू इनिशियल जो एरिया था डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके सो ये वाली सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ पुट करी तो हमारे पास कितना आ रहा है, आर डैश इज़ इक्वल टू रेसिस्टिविटी एंड एल डैश कितना हो जाएगा, 3L हो जाएगा डिवाइडेड बाय ए डैश कितना है, ए डिवाइडेड बाय 3 ऊपर हो जाएगा। ओके 3 आपका यहाँ पर हो जाएगा और ये कितना हुआ आपका, आर डैश आपके पास कितना है, आर डैश इज़ इक्वल टू 3 3 9 और यहाँ पर रो आ जाएगा और यहाँ पर एल डिवाइडेड बाय ए आ जाएगा। नाउ दिस रो एल अपॉन ए कितना हो जाएगा आपके पास 5। सो दैट मीन्स पुटिंग द वैल्यू ओवर हेयर तो आर डैश कितना है इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पर 5 है तो ये कितना आ रहा है आपका 45 ओम आंसर आ रहा है। दैट मीन्स फाइनली आर डैश इज़ कमिंग आउट टू बी 45 ओम। दैट मीन्स हमने क्या देखा कि इनिशियली जब आपकी लेंथ L थी तो आपका रेसिस्टेंस 5 ओम था। ऑन डूइंग दिस ऑपरेशन की उसे ड्रॉन आउट करा, स्ट्रेच आउट करा सो दैट उसकी लेंथ 3L होगी, उसकी वजह से रेसिस्टेंस भी आपकी न्यू रेसिस्टेंस आई जो इंक्रीज़ हो गई। और वैसे भी हमें पता है रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होती है और रेसिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। जब आप लेंथ को इंक्रीज़ कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपकी जो रेसिस्टेंस है वो भी इंक्रीज़ होनी थी, तो इसी तरह से वो इंक्रीज यहाँ पर दिखाया हुआ है। सो होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।